हेलो फ्रेंड्स, मैं अश्वनी कुमार अश्वनी क्लासेस से। और आज हम बात करने वाले हैं सेवन्थ क्लास के साइंस का पहले चैप्टर का पार्ट 2। ठीक है, शुरू करते हैं। इससे पहले हम 1.3 तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 1.3 की आगे का चैप्टर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पादपों में पोषण की अन्य विधि क्या? इसका मतलब है पादपों में पोषण की अन्य विधि भी होती है। इससे पहले हमने पढ़ा था प्रकाश संश्लेषण, इसमें पौधे जल, कार्बन डाइऑक्साइड और सूरज की हेल्प से अपना खाना बनाते हैं, है ना। अब तक तो हमने यही पढ़ा है कि भाई जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं, है ना। लेकिन अब ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि पादपों में पोषण की मतलब खाना खाने की या फिर खाना बनाने की और भी विधियां हैं। वो कौन सी विधियां हैं, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये तो शुरू करते हैं। हम्म कुछ पादप यानी कि पौधे ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कुछ पौधों में क्लोरोफिल मतलब कि हरा वर्णक, वर्णक मतलब रंग, जो कि कुछ पौधों में नहीं होता है, जिसकी हेल्प से प्रकाश संश्लेषण की विधि संभव हो पाती है। ठीक है, वे भोजन संश्लेषित मतलब क्या होता है, बनाना, तो वे भोजन संश्लेषित यानी बना नहीं पाते। ठीक है, वे कैसे जीवित रहते हैं? अब भाई जब पौधे अपना खाना नहीं बना पा रहे हैं प्रकाश संश्लेषण की हेल्प से, तो उन्हें जिंदा रहने के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा। तो वो क्या खाते हैं और कैसे खाते हैं ये देखते हैं, तथा वे पोषक किस प्रकार से प्राप्त करते हैं ये भी हम आज समझेंगे। मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थ पर निर्भर होते हैं। निर्मित मतलब होता है बनाना, और अन्य पादपों मतलब दूसरे पेड़ पौधों के द्वारा बनाए गए खाने पर पेड़ पौधे निर्भर होते हैं। मतलब कि सोच सकते हैं आप कि एक पौधा खाना बना रहा है और दूसरा पौधा उस पौधे से खाना खा रहा है ना। तो इसके बारे में समझेंगे आज हम। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं इस लाइन को। मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह जिस प्रकार से मनुष्य पौधों पर निर्भर है अपना खाने के लिए, फल सब्जी के फॉर्म में, तो और उसी तरह से ये पादप भी अपने पोषण के लिए मतलब अपने खाने के लिए अन्य पौधों यानी अन्य पादपों द्वारा बनाए गए यानी उनके द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थ मतलब क्या होता है, खाने वाले पर जो चीजें होती हैं उसे बोलते हैं हम खाद्य। तो खाद्य पर निर्भर होते हैं। अब निर्भर कैसे होते हैं ये हम समझेंगे। ठीक है, वे विषमपोषी प्राणी, विषमपोषी किसे बोलते हैं हम पहले पढ़ चुके हैं। विषमपोषी बोलते हैं जो अपना खाना खाना स्वयं नहीं बना पाते, उसे बोलते हैं विषमपोषी। तो वे विषमपोषी प्राणी का उपयोग करते हैं। वे विषमपोषी प्रणाली सॉरी वे विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। विषमपोषी उसे बोलते हैं जो अपना खाना नहीं खा पाते, तो उसी वाले मेथड का इस्तेमाल करते हैं ये पौधे। कैसे करते हैं ये देखते हैं। चित्र 1.5 को ध्यान से देखिए, पहले देख ही लेते हैं। ठीक है, तो 1.5 ये रहा। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, अमर बेल है ना, लिखा अब यहाँ पे परपोषी पादप पर अमर बेल। ठीक है, अभी देखते हैं, आप पढ़ते हैं। देख लिया भाई, क्या आपको एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना, संरचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है और आपको ये बहुत बार परेशान भी करेगा। तो इसका मतलब समझ लो और याद कर लेना, यही होती है साइंस की लैंग्वेज। जो आपके अध्यापक बोलते हैं कि साइंस की लैंग्वेज में लिखो, उसका मतलब क्या होता है कि ऐसे वर्डों को याद रखना और उनका पेपर में इस्तेमाल करना। ठीक है, तो आपने जो अभी दिखाए थे मैंने इमेज, उस इमेज के ऊपर आपने रस्सी नुमा, रस्सी नुमा मतलब क्या होता है, रस्सी के जैसी, रस्सी के जैसी पीले रंग की आकृति, संरचना मतलब क्या होता है, आकृति बोल रहे हैं, आकार बोल रहे हैं। ठीक है, तो पीले रंग की आकार दिखाई देती है, संरचना मतलब आकृति। ये अमरबेल का पादप है। अमरबेल का पादप मतलब अमरबेल का पेड़, अमरबेल का पौधा। पादप क्या होता है, पौधा। याद रखना है आपको, अपने पेपर में पादप वर्ड यूज करना है, पौधा वर्ड यूज नहीं करना है। ठीक है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। ठीक है, अमरबेल में क्लोरोफिल नहीं होता। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। आरोही मतलब क्या होता है,
ऊपर लदे होना या पड़े होना उसके ऊपर, ठीक है, आरोहित होते हैं। जिस पर ये आरोहित होते हैं मतलब रखे होते हैं या पड़े होते हैं, वह पादप परपोषी कहलाता है। सिंपल सी बात जान लो कि जिस पौधे के ऊपर अमल बेल रखी होती है ना, उसको बोलते हैं परपोषी। सिंपल सी बात, मतलब कि जो अमरबेल को पालता है उसे वो क्या बोलते हैं, परपोषी बोलते हैं उससे, ठीक है। जो पेड़ अमरबेल को पालता है उसे बोलते हैं परपोषी, या जिसका इस्तेमाल करके अमरबेल जिंदा रहती है उसे क्या बोलते हैं, परपोषी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी के अमूल्य पोषकों, अमूल्य यहाँ पे क्यों बोला गया है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये खाना बनाना, जो अमरबेल नहीं कर पाती है, तो इसके लिए क्या है, अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, ठीक है। फिर से पढ़ते हैं, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, मतलब कि पौधे बनाते हैं खाना और उसके ऊपर जो अमरबेल रखी होती है ना, वो उस खाने को खा लेती है, ठीक है। वंचित मतलब होता है दूर करते हैं, ठीक है। तो अमूल्य पोषकों से दूर करते हैं, दूर करते हैं, कौन दूर करते हैं, अमरबेल दूर करती है। किससे दूर करती है, पोषकों से दूर करती है। किसको दूर करती है, जिस पौधे के ऊपर वो रखी होती है, ठीक है, याद रखेंगे इसको। आगे पढ़ते हैं, इन्हें अतः जो अमरबेल है ना, इसको साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं, परजीवी कहते हैं। क्या बोलते हैं, परजीवी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि अमरबेल एक, इसका मतलब ये हुआ कि अमरबेल जो परजीवी है वो एक परपोषी पौधे के ऊपर रखी हुई है, जिसके ऊपर रह के वो खाना खा रही है अपना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या हम एव क्या हम एव अन्य जंतु भी एक प्रकार के परजीवी हैं। आपको इस पर विचार करना चाहिए। अपने अध्यापक से इस विषय पर चर्चा करिए। क्या हम भी परजीवी हैं, ठीक है। क्या आपने ऐसे पादपों को देखा अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण, भक्षण मतलब होता है शिकार करना या मतलब खाना, ठीक है, शिकार करना या फिर खाना, जो जंतुओं का भक्षण करते हैं। क्या सच में ऐसा होता होगा कि कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो जानवरों को मार के खाते हैं? भाई सुना तो है पर पढ़ते हैं, ठीक है, इनके बारे में कुछ। कुछ ऐसे पादप मतलब कुछ ऐसे पेड़ पौधे भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं, यानी कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो छोटे बड़े कीटों को खा लेते हैं, उनको पकड़ते हैं उन्हें तथा उन्हें पचा जाते हैं, मतलब कि उनको पकड़ के उनको पचा लेते हैं, मतलब कि वो पौधे नॉनवेज हैं। ओहो, ठीक है। क्या यह विस्मयकारी नहीं है, मतलब अचंभा नहीं करता एकदम से कि पौधे खाते हैं कीटों को? कीट क्या होते हैं, छोटे मोटे इंसेक्ट्स जो होते हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं कीट। ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं, ठीक है। जो पौधे मांसाहारी होते हैं इन्हें क्या बोलेंगे, मांसाहारी पौधे। तो जो पौधे कीट को खाते हैं वो हरे या अन्य रंग के हो सकते हैं। चित्र 1.6 के पादप यानी पौधे को देखिए। इसकी घड़े, घड़े मतलब घट, घट मतलब पेट, तो इसकी घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है, ठीक है। ये ढक्कन मतलब, इसे आगे बढ़ते हैं भी, ठीक है, देखते हैं इसे आ गया। इसकी घड़े यानी घट के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। रूपांतरित मतलब क्या होता है, जो जिसका विकास हो गया है उसे बोलते हैं रूपांतरित भाग है, ठीक है, जिसका विकास हो गया है। पत्ते का शीर्ष भाग, शीर्ष मतलब होता है ऊंचाई का, जो सबसे ऊपर होता है उसे बोलते हैं शीर्ष, ठीक है। तो पत्ते का शीर्ष भाग यानी पत्ते का सबसे ऊपर का भाग घड़े का ढक्कन बनता है। देख लेते हैं इसको, ठीक है। जो नीचे का भाग है ये है घट, जो पत्ती, अब पत्ती ने अपना विकास कर लिया है, ठीक है। और जो पत्ती के ऊपर का भाग है वो क्या बनता है, ढक्कन बनता है, ठीक है। पत्ती का शीर्ष का भाग घड़े का ढक्कन बनता है, ये घड़े की तरह है, और ये क्या बनता है, घड़े का ढक्कन बनता है, ठीक है। तो यही इसका पेट भी है, यहीं पे खाना पचाता भी है, ठीक है, ढक्कन बनता है, ठीक है। घड़े के अंदर
अनेक रोम होते हैं। रोम क्या होते हैं? छोटे छोटे से रोए टाइप मान सकते हैं आप, ठीक है, वो होते हैं जो नीचे की ओर ढल के रहते हैं, मतलब झुके रहते हैं। नीचे बोलते हैं, नीचे की ओर ढके रहते हैं, ठीक है, अर्थात अधोमुखी होते हैं। अधोमुखी मतलब नीचे की ओर झुके रहते हैं, वही मतलब है इसका भी। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों के बीच फंस जाता है, ठीक है। यहाँ पर रोम कुछ होते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर ये फंस जाता है, ठीक है, रोए टाइप मान सकते हैं आप उन्हें। तो उनमें ये फंस के रह जाता है, जो कीट भी उसमें प्रवेश करता है। और घड़े में उपस्थित पाचक रस, जो घड़े में पाचक रस होता है ना, उस रस के द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है, ठीक है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं, ठीक है। जो पादप कीटों का भक्षण करते हैं, शिकार करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम? कीटभक्षी पादप, ठीक है। पाचक रस क्या करता है? उस कीट को पचाता है। जैसे हमारे शरीर में हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर होता है पाचक रस, जो हमारे खाने को पचाता है। तो जो कीट है वो क्या है? वो पौधे का खाना तो है, तो जो उसके अंदर भी जो कीट होता है उसके घट, मतलब कि उसका जो पेट होता है उसके अंदर पाचक रस होते हैं जो उस कीट को पचा लेते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। वीनस फ्लाई, वीनस फ्लाई ट्रैप तथा संड्यू, संड्यू कीटभक्षी पौधे के दो अन्य उदाहरण हैं, ठीक है। ये नाम है, आप चाहे तो गूगल करके देख सकते हैं इनकी फोटो कैसी होती है, ठीक है। तो ये दोनों क्या करते हैं? कीट को खाते हैं, ठीक है। इनके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए, ठीक है। आप कमेंट करना इनके बारे में, ठीक है, अगर आपको कुछ मिलता है तो। आगे बढ़ते हैं। क्या यह संभव है कि इस प्रकार के पादपों को मृदा से वह सभी पोषक नहीं मिल पाते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता है? क्या ये संभव है? मतलब कि हमने पीछे देखा था कि जो पौधे होते हैं वो मिट्टी से सारे पोषक पदार्थ खाते हैं, है ना, कुछ सोखते हैं और बनाते हैं कुछ पत्तियों से। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मिट्टी से इन कीटभक्षी पौधों को सभी पोषक नहीं मिल पाते जिनकी उन्हें जरूरत है? तो ऐसा हो भी सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मृत जीवी 1.4, यानी पहले पार्ट का चौथा पॉइंट। आपने बाजार में छत्रक यानी कि मशरूम, छत्रक किसे बोलते हैं? मशरूम को बोलते हैं, ठीक है, बिकते देखे होंगे, है ना। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों अथवा तनों, ठीक है। तो वर्षा के दिनों में वृक्षों यानी पेड़ की सड़ी गली टूटी टहनियों अथवा तनों या फिर छाल पर छाते के समान संरचना के गुच्छे। अब मैंने आपको कहा था कि संरचना वर्ड, आप जो संरचना वर्ड है ये आपको बार बार तंग करेगा, तो इसका मतलब जान लो। संरचना का मतलब क्या होता है? आकृति। तो यहाँ पे क्या बोला कि अथवा तनों या छाल पर छाते के समान यानी छाते के जैसी आकृति के रूप में आकृतियों के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। आइए देखें कि जीवन यापन हेतु, इसका मतलब क्या होता है? हेतु मतलब के लिए। तो जीवन यापन क्या होता है? जीवन जीने के लिए, है ना। हेतु मतलब के लिए और जीवन यापन मतलब जीवन जीना। तो जीवन जीने के लिए इन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है और वे उन्हें कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो मशरूम जो होते हैं वो क्या खाते हैं और कहाँ से प्राप्त करते हैं, ये सब हम थोड़ा सा देखने वाले हैं इसके बारे में, ठीक है। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा रह गया है, ठीक है। देखते हैं। क्रियाकलाप, ये मशरूम है, ठीक है, आप ऊपर देख पा रहे होंगे। क्रियाकलाप 1.2, ब्रेड डबल रोटी, ठीक है। ब्रेड को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डबल रोटी। तो ब्रेड का एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो लें, ठीक है। इसे किसी नमक इसे किसी नम एवं उष्ण स्थान पर 2-3 दिन के लिए रख दीजिए अथवा उस समय तक रखा रहने दीजिए जब तक कि उस पर रोए जैसी संरचना मतलब रोए जैसी आकृति ना दिखाई देने लगे। ये धब्बे किस रंग के हैं? किसी
आवर्धक लेंस, आवर्धक क्या होता है, जो छोटे को बड़ा कर दे उसे बोलते हैं आवर्धक लेंस। तो किसी आवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, सूक्ष्म मतलब छोटा, दर्शी मतलब दर्शन, तो ऐसा मशीन या ऐसी कुछ भी इक्विपमेंट्स जो सूक्ष्मदर्शी मतलब छोटी चीज के दर्शन आपको करा दे, उसे क्या बोलेंगे, सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, उसकी सहायता से इनका अवलोकन मतलब जांच कीजिए। अपने प्रेक्षण मतलब जो आपने जांच किया ना, उसमें उसको नोटबुक में लिखिए। बहुत संभव है कि आपको रुई के धागे के समान संरचना दिखाई पड़े। ठीक है, ऐसा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। यह जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं, मतलब कि जो आपने ब्रेड को स्थान पर रखा कुछ दिन के लिए और उसके बाद जो भी आकृति आप उसके ऊपर देखते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं, कवक या फंजाई। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। यानी कवक या फंजाई जो होते हैं ना, इनकी पोषण प्रणाली विभिन्न प्रकार की होती है। कैसे, ये मृत एवं विघटित विघटनकारी, ये मृत यानी मर चुके और विघटनकारी मतलब सड़ने वाली वस्तुओं, मतलब जैव पदार्थों जो 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 जिंदा हो पर मर गए हों और अब सड़ रहे हैं वो। ठीक है, तो उनकी सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं। स्राव मतलब होता है निकालना, छोड़ना। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना कि पानी रिस रहा है, तो रिसाना एक तरीके से बोलते हैं स्राव को। ठीक है, रिसाना। ठीक है, पर साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं, स्राव करना। तो स्राव करते हैं तथा उसे साधारण व विलय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। इसका मतलब क्या है, उसे साधारण व विलय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि जो जीव मर जाते हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर ये निकलते हैं, उगते हैं, या फिर जो जीव सांस लेते हो, जो जीव कभी जिंदा रहे हो ना, जो जीव, उन जीव के ऊपर ये आते हैं। और कब आते हैं, जब सड़ने वाली अवस्था में होते हैं वो जीव, और उनके ऊपर आके ये अपना पाचक रस छोड़ते हैं, और पाचक रस छोड़ के ये उनको इस काबिल बनाते हैं कि उन्हें खा सकें, उनका इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, फिर बाद में उनको सोख लेते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित मतलब जो सड़ रहा हो या फिर सड़ चुका हो, विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। मृतजीवी पोषण कहलाते हैं, यानी ऐसा मेथड, जिस मेथड से कवक या फंजाई अपना खाना बनाते हैं। आपने देखा ही है, मतलब सुना ही है कि कैसे बनाते हैं। एक मरे हुए जीव के ऊपर अपना पाचक रस छोड़कर उसे अपना भोजन बनाते हैं। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, मृत जीवी, क्योंकि वो मरे हुए जीव से खाना खा रहे हैं, तो मृत जीवी पोषण। ठीक है, मृत जीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृत जीवी कहलाते हैं। ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, मृत जीवी। यानी कवक फंजाई क्या है, एक मृत जीवी है। आगे बढ़ते हैं। कवक फंजाई आचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ठीक है, इन सब पर उगते हैं। ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण होते हैं। नम तो समझ में आ गया, लेकिन उष्ण का मतलब क्या होता है, उष्ण का मतलब होता है गर्म और नम। ठीक है, गर्म और नम। कवकों की वृद्धि मतलब उनका विकास, कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी उपस्थिति प्रदान करती है, अच्छी परिस्थितियां। परिस्थिति क्या होता है, यानी कि उनके लिए विकास के लिए अच्छी स्थितियां। ठीक है, अब अच्छी स्थिति क्या है, नम, है ना, नम वायुमंडल रहे, आसपास नमी रहे। ठीक है, ऐसी परिस्थितियों में कवक जल्दी उगते हैं, जल्दी बनते हैं। ठीक है, इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट हो जाती हैं, है ना, अथवा अनुपयोगी हो जाती हैं। अनुपयोगी मतलब क्या होता है, उपयोग में ना आने वाली बन जाती है। उपयोगी होता है इस्तेमाल में आने वाली, अनुपयोगी होता है इस्तेमाल में ना आने वाली बन जाती हैं। ठीक है, अपने अभिभावकों मतलब
अपने पेरेंट्स से हो गया या आपसे कोई बड़ा हो गया, उससे कवक द्वारा होने वाले नुकसान पर चर्चा कीजिए। पहली बात तो ब्रेड रोटी पर लग जाते हैं, ठीक है, मिठाई पर, अचार पर, जो खराब कर देते हैं उनको। आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः कवकों के जीवाणु वायु में उपस्थित होते हैं, ठीक है, वायु में हमेशा रहते हैं ये। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ, यानी जैव पदार्थ मतलब जिंदा पदार्थ जो कभी रहा हो, ठीक है, जिंदा पदार्थ यानी जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं, यानी किसी चीज पर बैठते हैं ना, जो नम एवं उष्ण हो, ठीक है, नम हो थोड़ी गर्म हो, नम एवं उष्ण हो, तो वे अंकुरित मतलब होकर, यानी वे अंकुरित होकर नए कवकों को जन्म देते हैं। अंकुरित मतलब क्या होता है? फूटना और बनना, मल्टीप्लाई होना, है ना, गुना कहीं गुना बढ़ जाना, उसे बोलते हैं अंकुरित होना, फूटना, बनना, ठीक है। तो ये और जन्म देते हैं उनको फूट कर, यानी और बनकर। मान लीजिए एक छोटा सा, बहुत ही छोटा पेड़ की तरह बनता है ये, और उसके बाद ये बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन हमको तभी भी अपनी आंखों से नहीं दिखाई देगा, ये बहुत छोटा होता है। पर कुछ टाइम बाद क्या होता है, जब इनकी संख्या बहुत बढ़ जाती है तब हमें दिखता है, ठीक है। क्या अब आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं? तो नम और खुले में ना छोड़ें, ठीक है, नम वायु में ये जल्दी बढ़ते हैं। थोड़ा सा हो रह गया, आगे इसे फटाफट से पढ़ लेते हैं। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास, मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं जहाँ पे रहता हूँ तो मेरे आसपास की जो जगह है ना वो मेरा आवास है, ठीक है। तो अपने आसपास की जो चीजें होती हैं उसे बोलते हैं आवास। तो तथा अपने आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो मतलब अपना खाना और अपने रहने की जगह एक दूसरे से बांटते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? सहजीवी। सह मतलब साथ, जीवी मतलब जीव, ठीक है, सहजीवी संबंध कहते हैं उसे। क्या बोलते हैं उसे? सहजीवी संबंध। उदाहरण के लिए कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवकों को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है, ठीक है। ये हो गया सहजीवी संबंध। अगर कवक वहां पे नहीं होगा तो जो पेड़ पौधे हैं वो पोषक को अवशोषण नहीं कर पाएंगे, है ना। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लाइकेन। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। एक जीव होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लाइकेन। तो लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है, ठीक है, याद रखना ये वर्ड आपको, आगे बहुत कम आएगा। इनमें से एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है। याद रखना है कि शैवाल में, सॉरी ठीक है, आपको याद रखना है कि शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, ठीक है, जबकि कवक में क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता। अब इसे याद कैसे रखेंगे? तो बहुत ही आसान ट्रिक है। शैवाल के पीछे क्या है? ला, और क्लोरोफिल के पीछे क्या है? ला, ठीक है। शैवाल में क्लोरोफिल होता है, कवक में नहीं होता है। बहुत ही आसान ट्रिक है, याद रखेंगे इसको। कवक शैवाल को रहने का स्थान, यानी कि आवास, है ना, आवास, जो कवक होते हैं वो शैवाल को रहने का स्थान देते हैं, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है, मतलब खाना बना के। खाद्य क्या होता है? खाना। लास्ट पॉइंट है, ये भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, छोटा सा फटाफट से पढ़ लेते हैं इसको। 1.5 मृदा में पोषणों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? भाई पौधे जो होते हैं वो मृदा में से सारे पोषक पदार्थ सोख लेते हैं, तो वापस उसके अंदर पोषक पदार्थ कैसे आते हैं ये समझेंगे। क्या आपने किसानों को अपने खेतों में अथवा माली को बगीचे के लॉन में एवं गमले में खाद अथवा उर्वरक डालते देखा है? क्या आप जानते हैं कि वे इन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं? आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित मतलब सोखते हैं। ये वर्ड आपको याद रखना है। अवशोषित मतलब क्या होता है? सोखना, सोखते हैं। अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है ना, क्योंकि जो पौधे होते हैं वो मृदा में से पोषक पदार्थ सोख रहे हैं, तो इनकी मात्रा जो होती है मिट्टी में कम हो जाती है, ठीक है।
अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। उर्वरक उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक होते हैं। याद रखना है आपको ये 3 नाम। मिट्टी में क्या क्या होते हैं? नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। ठीक है। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। इसीलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। ठीक है। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः, ये हम पहले पढ़ चुके हैं वैसे, ठीक है, कि पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः मतलब आमतौर पर नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है, नाइट्रोजन से प्रोटीन बनता है पादपों में यानी पौधों में। ठीक है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। जबकि का मतलब क्या होता है? जबकि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में होती है 78%। अगर हम देखिए टोटल वायु में नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है? 78%। और 21% क्या होती है? ऑक्सीजन। ठीक है, बाकी अन्य गैसें होती हैं। ठीक है, तो हवा में तो भाई नाइट्रोजन बहुत अधिक मात्रा में होती है। ठीक है, परंतु पादप इसका उपयोग इस प्रकार करने में असमर्थ है। मतलब कि पादप हवा से डायरेक्ट अपने अंदर नाइट्रोजन सोख नहीं सकता। यह हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसका उपयोग असमर्थ होते हैं। जैसे वह कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको तो वो हवा से सोख सकते हैं पादप। ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन को नहीं सोख सकते। ठीक है, पौधे नाइट्रोजन को विलय के रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। विलय मतलब मिली हुई। अब मिली हुई कहाँ पे? ये हम पहले पढ़ चुके हैं। मिट्टी में नाइट्रोजन मिली होती है, सिर्फ उसी को सोखते हैं। और ये काम कुछ जीवाणु करते हैं। हीरा नीचे लिखा हुआ है, कुछ जीवाणु राइजोबियम, कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि राइजोबियम नाम के जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को, यानी ऐसी नाइट्रोजन जो वायुमंडल में मिली हुई है ना, उस नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, यानी मट्टी में इसको मिला देते हैं। परंतु राइजोबियम जो है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं। ठीक है, ज्यादातर इन्हें यहाँ मिलते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति मतलब पूर्ति मतलब देना। ठीक है, नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं उनके लिए। ठीक है, अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती। अब हम ये समझें कैसे? देखो, आपने सुना होगा कि दालों के अंदर जो प्रोटीन होता है वो अधिक होता है। ठीक है, दालों के अंदर जो प्रोटीन होता है वो अधिक होता है। भाई प्रोटीन अधिक दालों में आया कैसे? क्योंकि उनकी जड़ों में क्या होता है? नाइट्रोजन, है ना। नाइट्रोजन नहीं, राइजोबियम होता है उनकी जड़ों में। और जो राइजोबियम करता क्या है? राइजोबियम काम होता है नाइट्रोजन को मट्टी में मिलाना, विलय करना। और नाइट्रोजन से क्या बनता है पौधों में? प्रोटीन। और सबसे ज्यादा राइजोबियम कहाँ मिलता है? दाल की जड़ों में, दाल के पेड़ों की जड़ों में। ठीक है, तो ऐसे दाल में प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है। ठीक है, तो अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। ठीक है, इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास क्या होता है? रहने की जगह। तो जो राइजोबियम है वो पौधे की हेल्प कर रहा है नाइट्रोजन को मट्टी में मिलाने में, और मट्टी से पौधा सोख रहा है। इसके बदले में जो पौधा है वो राइजोबियम को क्या देता है? आवास, रहने की जगह देता है ना। एवं खाद्य प्रदान करते हैं और खाने की चीजें भी देता है उसको पौधा। ठीक है, तो ये क्या है? सहजीवी। ठीक है, सहजीवी संबंध बोलते हैं इसे, है ना। अतः इनमें सहजीवी संबंध होता है। ठीक है, इस संबंध का
किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है, खर्चा कम होता है उनका। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं रहती। क्यों? क्योंकि राइजोबियम उसके अंदर उर्वरक ला देता है, ठीक है। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वयंपोषी होते हैं। ज़्यादातर पादप स्वयंपोषी मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं। बहुत कम ही पादप अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, मतलब मृत वाले जो होते हैं ना, वो वाले अलग प्रणाली अपनाते हैं अपने लिए। जैसे कि परजीवी दूसरे के ऊपर जाके अपना खाना बनाते हैं। मृतजीवी ये तो कीट को मार के ही अपना खाना खाते हैं, है ना। परजीवी एवं मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप सभी प्राणी मतलब सभी जीव अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर हैं। पादप पर निर्भर है और अन्य प्राणियों पर निर्भर है, मतलब कि जो भी खाते हैं हम नॉनवेज उस पर, वो भी तो प्राणी है एक तरीके से। अतः उन्हें विषमपोषी के रूप में समूहकृत मतलब समूह में रखा जाता है, समूहकृत किया गया है। क्या हम कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधे आंशिक विषमपोषी हैं? जी हाँ, जो कीटभक्षी पौधे होते हैं वो आंशिक रूप से मतलब कम मात्रा में वो कीटभक्षी अपना कीट को मार के खाते हैं, ठीक है, इसका मतलब ये है। और विषमपोषी क्या होता है? जो स्वयं से खाना नहीं बना पाते, ठीक है। इसके बाद ये कुछ वर्ड हैं, इन वर्ड को मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, इन वर्ड को आप याद रखना, ठीक है। और एक बार अपने आप से इसको जरूर पढ़ना, ठीक है। आपने क्या सीखा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट जरूर करना, अच्छी हो या बुरी हो, जैसा भी हो। अगर कोई कमी आपको लगती है तो वो मैं उसे दूर करूँगा, ठीक है। गुड बाय।